हाँ भाई, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो चैट में चल रहा था अपना। ये क्वेश्चन करवा दिया था शायद मैंने, प्रीवियस ईयर का करवा दिया था कि जो जून 2019 वाला क्वेश्चन था करवा दिया। आगे देखते हैं। A precious stone breaks into four pieces having weight in the proportion 1:2:3:4. The value of such a stone, the value of such a stone is proportional to is proportional to the square of its weight. Square of its weight. What is the percent loss? What is the percent loss in the value due to breaking, due to breaking? Option A 0, option B 30, option C 70, option D 90. ये बोल रहा है कि कोई प्रीशियस स्टोन है वो टूट जाता है और 4 पीसेस के अंदर टूटता है जिनके जो वेट है उनका रेशो दे रखा है 1:2:3:4। ठीक है, और ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ सच ए स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब जो स्टोन की जो वैल्यू है ना वो उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जितना उसका वेट है उसका स्क्वायर करो, तो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में क्या है उसकी वैल्यू है स्टोन की।
आगे बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू ब्रेकिंग, मतलब टूटने से पहले जो स्टोन था पूरा कंप्लीट उसकी वैल्यू, और 4 पीसेस में वो टूट गया, तो टूटने के बाद कुछ लॉस होगा उसकी वैल्यू पे, तो बताने कितना परसेंटेज लॉस होगा जब वो 4 पीसेस के अंदर टूट जाएगा वो स्टोन। और कंडीशन दे रखी है 70% आएगा। कंडीशन ये है कि जो उसकी वैल्यू है ना स्टोन की वैल्यू, वो उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। पहले तो कंप्लीट स्टोन की वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी, कि जो 4 पीसेस में डिवाइड हुआ है उनकी अलग अलग वैल्यू कितनी है, फिर चेक करेंगे कि कितना लॉस हुआ है, कितना परसेंटेज लॉस हुआ है। देखो मैं मान लेता हूं कि जो स्टोन है उसका वेट कितना है 10 ग्राम, ठीक है। और ये जो स्टोन है वो ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद जो 4 पीस बन रहे हैं, ठीक है, तो 4 पीसेस का जो रेशो है वेट का वो कितना है 1:2:3:4 है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट स्टोन होगा जो ब्रेक होने के बाद जो 4 पीस बनेंगे उनका रेशो कितना दे रखा है, उनका रेशो दे रखा है 1:2:3:4। तो ऐसा मान सकता हूँ जो पहला पीस है उसका वेट कितना है 1 ग्राम, और जो दूसरा पीस है उसका वेट कितना है 2 ग्राम, तीसरा पीस है उसका वेट कितना है 3 ग्राम, और जो चौथा पीस है उसका वेट कितना है 4 ग्राम, ठीक है। चारों का टोटल करोगे 10 ग्राम आएगा। अब एक कंडीशन ये दी है कि जो उसकी वैल्यू है स्टोन की वो उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। तो अगर इस कंप्लीट जो इनिशियल अपने पास जो स्टोन था उसकी वैल्यू निकालू अगर मैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके वेट के प्रोपोर्शन में आएगी। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन वैल्यू प्रोपोर्शन वेट कितना है इसका 10 ग्राम, तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं k इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब जो 4 पीसेस में डिवाइड होगा उनकी वैल्यू निकालते हैं एक एक। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका वेट कितना है 1 ग्राम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, फर्स्ट वाले ब्रेक होने के बाद जो पहला पीस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इसका वेट 1 ग्राम है इसलिए, तो कितना आएगा k आएगा। इसी तरह से सेकंड वाले की वैल्यू देखोगे, सेकंड पीस की वो कितनी आएगी 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4k आएगी। इसी तरह से थर्ड वाले की वैल्यू देखोगे, थर्ड पीस की वो 3 स्क्वायर क्योंकि उसका वेट 3 ग्राम है 9k, और जो फोर्थ वाला है पीस उसकी वैल्यू कितनी आएगी k इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16k आएगी। और इन सबका जब टोटल करोगे तो कितना आएगा ये 30k आएगा। इनका जो टोटल आएगा ना टोटल वो कितना आएगा अपने पास 30k आएगा। तो इनिशियल जो स्टोन था उसकी वैल्यू तो कितनी है 100k है, और 4 पीसों में टूट गया, हर एक पीस की वैल्यू निकाली, उनका टोटल कितना आ रहा है 30k आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है। और अपन को लॉस ही निकालना है लेकिन परसेंटेज लॉस निकालना है, तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, परसेंटेज लॉस इक्वल टू 100k माइनस 30k डिवाइडेड बाय 100k इंटू 100, ठीक है। इनिशियली 100k था और बाद में कितना हुआ 30k, तो परसेंटेज लॉस कैसे लिखेंगे 100k माइनस 30k डिवाइडेड बाय 100k इंटू
100। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा अपने पास परसेंटेज लॉस, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 70% आएगा। ठीक है ना, परसेंटेज लॉस कितना आएगा 70। नेक्स्ट, मोहन लैंड गीता, मोहन lent Geeta as much money as much money as she already had, as she already had. She then spent rupees 10. She then spent rupees 10. Next day, he again lent, he again lent as much money as Geeta now had, and spent rupees 10 again, and spent rupees 10 again. On the third day, on the third day, Mohan again lent, Mohan again lent as much money as Geeta, as much money as Geeta now had, now had, and she again spent rupees 10, and she spent again rupees 10. If Geeta was left with no money, if Geeta was left with no money, at the end of the third day, at the end of the third day, how much money did she have initially? How much money did she had initially? ये 3 दिनों की कहानी इस तरह बता रहा है कि जो मोहन है उसने गीता को कुछ पैसे दिए। कितने पैसे दिए? जितने उसके पास ऑलरेडी थे। जैसे 10 रुपए उसके पास ऑलरेडी थे तो मोहन ने गीता को कितने रुपए दिए? 10 रुपए और दे दिए जितने उसके पास पहले से थे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि गीता ने जो उसमें से 10 रुपए खर्च कर दिए और अगले दिन क्या हुआ? फिर 10 रुपए खर्च करने के बाद में नेक्स्ट डे क्या हुआ? अब गीता के पास जितने पैसे थे उतने ही रुपए वापस उसने दे दिए, मोहन ने उसको और दे दिए। ठीक है, फिर क्या किया उसने? नेक्स्ट डे भी 10 रुपए और खर्च कर दिए। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी मोहन ने क्या किया? वापस से जितने रुपए गीता के पास थे इस टाइम उतने ही रुपए और दे दिए और गीता ने क्या किया? 10 रुपए फिर से खर्च कर दिए। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि
अगर थर्ड डे इतना सब होने के बाद थर्ड डे पे अगर गीता के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, मतलब कोई मनी नहीं है, तो इनिशियली उसके पास कितना अमाउंट था? इनिशियली कितना अमाउंट था गीता के पास? ऑप्शन 11.25, 10, 7.75, 8.75, डी ऑप्शन आएगा 8.75। देखो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं अपन। ये पूछ रहा है कि इनिशियली उसके पास यानी गीता के पास इनिशियली कितना अमाउंट था, तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली गीता के पास एक्स रुपीज थे, ठीक है, इनिशियली उसके पास एक्स रुपीज थे। फिर क्या हुआ कि मोहन ने गीता को कितनी मनी दी जितनी उसके पास ऑलरेडी थी, ऑलरेडी उसके पास एक्स रुपीज थे, तो मोहन ने एक्स रुपीज और दे दिए उसको, तो अब उसके पास कितने हो गए बताओ? 2x हो गए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसने स्पेंड कर दिए 10 रुपए, 10 रुपए स्पेंड कर दिए, तो अब कितने बच गए उसके पास? 2x माइनस 10 बच गए। फिर बोल रहा है नेक्स्ट डे ही अगेन लेंड एज मच मनी एज गीता नाउ हैड। अगले दिन क्या हुआ, मोहन ने गीता को उतने रुपए फिर से दे दिए जितने अब उसके पास थे। तो अब उसके पास है कितने? 2x माइनस 10, इतने ही और दे दिए, तो 2x माइनस 10 और दे दिए, तो कितने हो गए उसके पास बताओ? 4x माइनस 20 रुपीज हो गए, ठीक है। फिर क्या किया उसने, इन पैसों में से 10 रुपए फिर से खर्च कर दिए, तो 10 रुपए फिर निकाल देते हैं अपन, तो कितना आएगा यहाँ से? 4x माइनस 30, ये अब गीता के पास अमाउंट है इतना। फिर ऑन द थर्ड डे मोहन अगेन लेंड एज मच मनी एज गीता, फिर से तीसरे दिन क्या किया मोहन ने, उतने ही पैसे फिर दे दिए गीता को, तो कितने पैसे दे दिए? 4x माइनस 30 तो थे उसके पास, इतने ही और दे दिए, तो कितने हुए टोटल? 8x माइनस 60 हो गए। फिर क्या किया गीता ने, इन पैसों में से 10 रुपए फिर से खर्च कर दिए, तो इनमें से 10 रुपए फिर खर्च करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 8x माइनस 60 माइनस 10, 8x माइनस 70। ये थर्ड डे के बाद में जो फाइनली गीता के पास अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसा सब करने के बाद में क्या है कि इफ गीता वाज लेफ्ट विद नो मनी, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद गीता के पास कुछ नहीं बचा, मतलब कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, इसका मतलब ये अमाउंट इसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। 8x इज इक्वल टू कितना आएगा? 70, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप, 70/8, ठीक है, ये आएगा 8.75, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आएगा 8.75। Capital A buys and copies of a book at 20% discount. At 20% discount, B gets the same book. B gets the same book at 30% discount. At 30% discount. What is the minimum value of? What is the minimum value of small n for which B can buy one extra copy of the book, one extra copy
of the book spending the same amount as A. Spending the same amount as A. Option 7, 8, 6, 5. 7, 8, 6, 5. देखते हैं 7, 7 आएगा। देखो ये बोल रहे हैं कि ए ने जो है 20% डिस्काउंट पर कोई बुक है उसकी एन कॉपीज खरीदी है और उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20%। और इसी तरह से जो बी है उसने भी सेम जो है बुक खरीदी है और 30% डिस्काउंट पे मिल रही है उसको बी को। साथ में ये बोला है कि जो अब बी को डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मतलब बी को डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है उससे, ए को तो 20% मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है 30%। इसका मतलब जो सेम अमाउंट अगर दोनों खर्च करते हैं ए और बी तो किसके पास ज़्यादा कॉपीज आएगी बुक्स की, बी के पास कुछ ज़्यादा आएगी। क्यों? तो इसको अमाउंट की सॉरी क्योंकि इसको जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच वी कैन बाय वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक। मतलब एन की वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जिस पर सेम अमाउंट अगर दोनों खर्च करें तो बी को जो है वो ए से एक कॉपी ज़्यादा मिले बुक की। वो स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए के लिए देखते हैं कि ए को जो बुक है वो 20% डिस्काउंट मिलने के बाद कितने रुपए में पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो बुक है उसकी जो मार्केट प्राइस है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, स्मॉल एफ है। ठीक है, अब इसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे बुक के लिए। एम तो उस बुक की मार्केट प्राइस है, एमआरपी है, और उसको जो है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 80% देने पड़ेंगे, एम के 80% रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो फॉर ए प्राइस ऑफ वन बुक ये हो जाएगा 80% ऑफ एम, मतलब 0.8 एम। 80/100 करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 0.8 एम। और कॉपीज कितनी ले रहा है ये, स्मॉल एम कॉपीज ले रहा है कैपिटल। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बी के लिए देखते हैं। अब बी को कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 30% मतलब उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 70% ऑफ एम। तो प्राइस ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 70% ऑफ एम, यानी 0.7 एम। और इसके पास कॉपीज कितनी आएंगी बुक्स की, इसके पास एन है, कैपिटल बी के पास कितनी आएगी, एन प्लस वन। क्यों? क्योंकि उसने बोला है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर व्हिच वी कैन बाय वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक। तो अगर ए जो है एन कॉपीज खरीद रहा है तो इतने अमाउंट में बी को कितनी कॉपी मिलेंगी, एन प्लस वन। ठीक है, तो इसके लिए कॉपीज कितनी हो जाएंगी बताओ, एन प्लस वन कॉपीज।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जो बुक है उसकी प्राइस कितनी आ रही है, 0.8 M आ रही है, और टोटल कितनी परचेज कर रहा है कॉपी, N। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, इसका टोटल अमाउंट कैपिटल ए का 0.8 M, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, N कॉपी से, तो N से करोगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं बी के लिए, तो बी के लिए कितना आएगा बताओ, बी के लिए इसको 0.7 M में एक बुक मिल रही है, और इसके लिए कॉपीज कितनी है टोटल, N+1, तो इसके लिए हो जाएगा 0.7 M मल्टीप्लाइड बाई N+1। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे ये भी बोल रहा है कि दोनों जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो कैसी है, सेम है, मतलब अगर 100 रुपए ए खर्च कर रहा है तो बी भी कितने पैसे खर्च कर रहा है, 100 रुपए ही कर रहा है। तो उधर से अमाउंट जो ए का है और जो अमाउंट बी का है दोनों क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, तो इक्वेशन में बोला है उसने सेम अमाउंट खर्च करते हैं, ठीक है। तो दोनों के अमाउंट को बराबर करेंगे तो कितना आएगा देखो, अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी, तो 0.8 M into N is equal to 0.7 M N plus 1। M कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, N की, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, N माइनस 0.8 N इक्वल टू, सॉरी 0.7 से मल्टीप्लाई होगा, 0.8 N माइनस 0.7 N इज इक्वल टू 0.7, तो यहाँ से आएगा 0.1 N इज इक्वल टू 0.7, N की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 7 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि मिनिमम वैल्यू N की कितनी होगी, तो N की वैल्यू कितनी आएगी, 7। चलो आगे चलते हैं। A woman starts a woman starts shopping with rupees X and Y पैसे, spend rupees 3.50 and is left with 3.50 की है, ये गलत मत समझना इसको, ठीक है। नहीं, कोई ये सोच सकता है ना कि शॉपिंग कैसे हो सकती है 3 रुपए, अब इसने बोला है 3 रुपए में हो सकती है, बताओ, is left with rupees 2Y and 2X पैसे, the amount she started with, the amount she started with is rupees 48.24, option B 28.64, option C 32.14, option D 23.42।
ये बोल रहा है कि कोई वुमेन है, उसने शॉपिंग स्टार्ट की है और इनिशियली जो है उसके पास x रुपए और y पैसे, ठीक है, और x रुपए और y पैसे में से उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 3.50, मतलब 3 रुपए और 50 पैसे। और उसके पास अब बच कितने गए? 2y तो रुपीज और 2x पैसे, 2y तो रुपीज और ऑप्शन सी 2y रुपीज और 2x पैसे अब उसके पास खर्च करने के बाद बच गए। तो इनिशियली उसने कितना से स्टार्ट किया था? इनिशियल अमाउंट क्या है जिससे उसने स्टार्ट किया था? x रुपए और 5 y पैसे से उसने शॉपिंग स्टार्ट की थी और स्पेंड कितने किए उसने? 3 रुपीज 50 पैसे। इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है? 2y रुपीज और 2x पैसे, 2y रुपीज और 2x पैसे। मतलब इनिशियली जितने पैसे उसके पास थे, इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे? y पैसे थे इनिशियली उसके पास। देखो y से तो स्टार्ट किया उसने, इनिशियली y पैसे थे और शॉपिंग करने के बाद बच कितने रहे उसके पास? रुपीज बच रहे 2y, मतलब पैसे का डबल जो है उसके पास अब रुपीज बच रहे हैं। आ रही बात समझ में? अरे यहाँ पे y पैसे थे और शॉपिंग करने के बाद रुपीज कितने बच रहे हैं? पैसे का डबल। और यहाँ पे पैसे कितने बच रहे हैं? रुपीज का डबल। मतलब x रुपए से स्टार्ट किया था और बच कितने रहे उसके पास? 2x पैसे बच रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा इसमें। देखो कुछ भी नहीं करना है, केवल इनको देखो तुम तो। इनिशियली कितना था? x रुपीज y पैसे, और बच कितना रहा है उसके पास? 2y रुपीज और 2x पैसे बच रहे हैं, ठीक है। और इसने जो आंसर दे रखा है ना, वो किसका दे रखा है? ये x और y की वैल्यू है। इनिशियली तो पूछ रहा था कितने से स्टार्ट किया, इनिशियली x y से स्टार्ट किया था उसने, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है ऑप्शंस में और ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं आंसर इसका सी आएगा, इस वजह से सी ऑप्शन को लेके चलता हूँ पहले। सी ऑप्शन में क्या है? 32.14 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है बताओ? 32 है और y की वैल्यू कितनी है बताओ? 14 है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन सही है तो इस वाली इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की वैल्यू तो कितनी है? 32 और y की वैल्यू कितनी है? 14। यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे और किसकी रखोगे? x की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी अपने पास? 14। तो देखो कितना आएगा अपने पास? 28 तो रुपीज आएंगे। और x की वैल्यू कितनी है? 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने पैसे आएंगे बताओ? 64। ये आना चाहिए अपने पास। कब आना चाहिए ये? जब इतने रुपए से स्टार्ट करते हैं, 32.14 से स्टार्ट करते हैं और इतना खर्च कर देते हैं, तो इतना मिलना चाहिए। ठीक हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। तो एक बार इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करके देखो, अगर माइनस करने से वो वाली वैल्यू मिल जाती है इक्वल, तो इसका मतलब ऑप्शन सही है ये वाला। सही है ये वाला ऑप्शन, है ना। हर एक ऑप्शन को लेके देख लोगे एक्स और वाई की वैल्यू आएगा ही समझ में। आंसर जो दे रखा है उसने वो एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी है, एक्स रुपीज वाई पैसे। इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है।
आने नहीं आएगा समझ में? आगे कुछ भी नहीं है। देखो इसमें ये बोल रहा है कि इनिशियली उसने एक्स रुपये और वाई पैसे से स्टार्ट किया था, 3 रुपये 50 पैसे उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास जो अमाउंट बच रहा है वो कितना बच रहा है? 2y रुपीज और 2x पैसे। तो ये इक्वेशन बनेगी, जितने पैसे में से इतना निकाल दिया तो इतना बचेगा। अब x और y की वैल्यू ऑप्शन से लेके चलो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और इस इक्वेशन में रखते जाओ। जो वाला ऑप्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा x y की वैल्यू से, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, y बाई मतलब उसको रुपीस बना दो। हाँ कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। A man buys alcohol at rupees 75 per centiliter, adds water and sells it at rupees 75 per centiliter, making a profit of 50%. Making a profit of 50%. What is the ratio of what is the ratio of water? What is the ratio of alcohol to water? Option 2:1, 1:2, 3:2, 2:3. ये बोल रहा है कि जो एल्कोहल खरीदी है वो ₹75 पर सेंटीलीटर के प्राइस पे खरीदी है, और उसमें वाटर मिला के उसको फिर बेचा है इतने ही प्राइस पे, 75 पर सेंटीलीटर वाटर मिलाने के बाद। ठीक है, और ऐसा करने से उसे प्रॉफिट कितना हुआ है? 50% का। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर, एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? सी, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए आएगा, एल्कोहल और वाटर का रेशियो। देखो एक तो इसमें प्रॉफिट दे रखा है, दे रखा है ना प्रॉफिट, इसका मतलब ये तो बात पक्की है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तभी तो प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस निकालोगे तुम कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, और फिर क्या निकालोगे? कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट दे रखा है इसने, तो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने लिखवा रखा है तुम्हें,
SP माइनस CP बटे CP 200, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। देखो let x centiliter be the water and y centiliter be the alcohol, then we have to find out y by x। यही तो चाहिए हमें। मैंने मान लिया कि जो x सेंटीलीटर तो क्या है, वाटर है अपने पास, और y सेंटीलीटर क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो चाहिए। तो एल्कोहल कितना है, y, और वाटर कितना है, x। तो रेशियो क्या चाहिए, y by x चाहिए, ठीक है इतना। अब देखो ये बोल रहा है कि जो पर सेंटीलीटर जो एल्कोहल है उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 75 है, ठीक है। और जो वाटर मिलाने के बाद जो मिक्सचर मिलेगा एल्कोहल प्लस वाटर, उसकी पर सेंटीलीटर प्राइस कितनी है, 75 है। तो देखो सबसे पहले एल्कोहल अपने पास है कितना, y सेंटीलीटर, और पर सेंटीलीटर की प्राइस इसने दे रखी है कितनी, 75। तो टोटल एल्कोहल की प्राइस इतनी नहीं हो जाएगी कि बताओ 75y, क्योंकि पर सेंटीलीटर प्राइस कितनी दे रखी है, 75। तो अपने पास अमाउंट कितना है एल्कोहल का, y सेंटीलीटर मान लिया। तो टोटल जो वैल्यू होगी इसकी एल्कोहल की वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 75y, इतना अमाउंट। और इसी तरह से जो वाटर मिलाने के बाद जो मिक्सचर मिलेगा एल्कोहल का और वाटर का, ये जो मिक्सचर है, ठीक है ना, ये वाला जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर की वैल्यू में कितनी दे रखी है हमें, प्राइस जो दे रखी है 75 पर सेंटीलीटर दे रखी है इसकी। एक सेंटीलीटर की प्राइस कितनी है, 75, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, 75 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, 75 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई क्यों किया है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर वाटर मिलाया है ना, तो एल्कोहल भी है उसके अंदर और क्या है, वाटर भी है, दोनों का मिक्सचर ही तो है। और दोनों के मिक्सचर की प्राइस उसने दे रखी है 75 पर सेंटीलीटर। एक सेंटीलीटर मिक्सचर की प्राइस कितनी है, 75। टोटल मिक्सचर अपने पास कितना है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाटर है, वाई एल्कोहल है, तो उसकी प्राइस टोटल कितनी हो जाएगी, 75 एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो आगे, अब बोल रहा है प्रॉफिट दे रखा है इसने कितना, 50% का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, अब कौन सी, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा बताओ। एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने तुम्हें इसी के बाद में, परसेंटेज प्रॉफिट का। जब प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस ही होती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। देखो ये लिखवाया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100% प्लस, ये वाला भी काम में ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। इसमें वैल्यू रखो और फिर y बाई x का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करना है। ये 75 y, ये तो क्या है, एल्कोहल बाई किया ना उसने इस रेट पे, तो ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और वाटर मिलाने के बाद सेल करता है उसको। तो ये जो आई है ना 75 एक्स प्लस वाई, ये क्या है,
सेलिंग प्राइस है ये एसपी। ठीक है, तो देखो एसपी कितना है अपने पास 75x प्लस वाई इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या लिख सकता हूँ 50% ऑफ सीपी। सीपी कितना है अपने पास 75y। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करोगे 75x प्लस वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 150% इंटू 75y। देखो आगे 75x प्लस वाई इज इक्वल टू 150/100 इंटू 75y। ये 75 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2y। 2x प्लस 2y इक्वल टू 3y। 2x इज इक्वल टू y। पूछा क्या है इसने y बाई x पूछा है 2:1। y बाई x पूछा है ना, ये पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर। यानी ऊपर एल्कोहल को रखना है और नीचे किसको रखना है वाटर को, यानी y बाई x। तो ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा 2:1। ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये जो वैल्यू है ये सेलिंग प्राइस है, ये वाली। The person paid income tax at the rate of R% for the first 2 lakhs and at the rate of R plus 10% for income exceeding 2 lakh. If the total tax paid is if the total tax paid is R plus 5% of the annual income of the annual income, then what is the annual income? Then what is the annual income? 2.5 lakh
3 लाख एंड 5 लाख। ये बोल रहा है इनिशियल जो 2 लाख रुपए है उस पे इनकम टैक्स 8% लगता है, और 2 लाख से ज्यादा अमाउंट हो अगर तो उस पर जो इनकम टैक्स है वो 8+10% लगता है। और टोटल जो इनकम है एनुअल इनकम, पर टोटल जो इनकम टैक्स है वो कितना है? 8+5%। तो एनुअल इनकम कितनी है? टोटल इनकम 2.5 लाख। देखते हैं। हम्म, 4 लाख। ये तो सभी को करना है क्वेश्चन को। फ्यूचर में पैसे वैसे कमाओगे तब इनकम टैक्स देना पड़ेगा। पता होना चाहिए ना क्या रेट है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाट इज इनिशियल, पूछ लेता है कि इनिशियल वैल्यू बताओ उसकी, या इनिशियल इनकम कितनी थी उसकी, एक्स मान लिया करो। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। 2 लाख तक 8% लग रहा है, फिर जो रिमेनिंग है एक्स में से उस पे 8+10% लग रहा है, और टोटल जो भी है उस पे 8+5% लग रहा है। देखो मैं मान लेता हूं जो टोटल इनकम है, एनुअल इनकम वो एक्स लाख है, ठीक है। एक्स लाख रुपये जो है वो उसकी टोटल इनकम है, एनुअल इनकम है। अब इसमें से जो इनिशियल 2 लाख रुपए है उस पर तो कितना टैक्स लग रहा है? 8%, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, 8% का मतलब क्या हो गया? R/100। किस पे लगेगा ये R/100 टैक्स? 2 लाख रुपए पर, यानी कि 2 लाख, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या बोल रहा है? 2 लाख के बाद जितना भी अमाउंट होगा उस पर R+10% का टैक्स लगेगा। 2 लाख रुपए का टैक्स तो यहाँ लगा दिया हमने। अब अमाउंट कितना बचा उसके पास रिमेनिंग? x-2, क्योंकि टोटल x था, 2 लाख रुपए पर तो टैक्स लगा दिया। तो अब कितना बचा उसके पास? x-2 बचा। तो x-2 लाख, इस पर कितना लगेगा टैक्स बताओ? R+10% या R+10/100, ठीक है। और एक तरफ मैं लिख लेता हूं जो टोटल अमाउंट है x लाख, उस पर कितना टैक्स लगेगा? R+5%, यानी R/5/100। टोटल अमाउंट भी बोल रहा है कि x प्लस R+5% लगता है, और दो टुकड़ों में बांट दिया। 2 लाख के अलग टैक्स, 2 लाख के अलावा जो भी अमाउंट बचा उसमें टैक्स, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या इक्वल होने चाहिए ना, ये वाला टैक्स और जो एक साथ टैक्स बता दिया पूरा एनुअल इतना टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब देखो ऐसे लाख तो कट जाएगा दोनों साइड से, तो कितना आएगा अपने पास?
2r by 100 प्लस x माइनस 2r प्लस 10 बाई 100 भी गया, ठीक है ना। तो 2r प्लस x माइनस 2r प्लस 10 इज इक्वल टू x r प्लस 5। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे किसकी, x की। देखो कितने आते हैं, r तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। 2r प्लस xr प्लस 10x माइनस 2r माइनस 20 इज इक्वल टू xr प्लस 5x। ये आएगा 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4। r को कैंसिल आउट हो जाएगी सबसे, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4x, ठीक है। I bought this shirt at 10% discount and sold it to a friend and sold it to a friend at a loss of 10%, at a loss of 10%. If the friend paid me, if the friend paid me rupees 7 to 9 for the shirt, what was the undiscounted price? What was the undiscounted price of the shirt? What was the undiscounted price of the shirt? 900. शर्ट आपको 10% डिस्काउंट में खरीदा है और 10% लॉस पे फ्रेंड को बेचा है और फ्रेंड ने उसको 7 to 9 रुपीज दिए, तो जो अनडिस्काउंटेड प्राइस थी शर्ट की वो कितनी थी? क्वेश्चंस में जो भी पूछ रहा है वो 100 मान लो। जैसे अनडिस्काउंटेड प्राइस पूछ रहा है ना शर्ट की, तो लेट अनडिस्काउंटेड प्राइस ऑफ शर्ट इज रुपीज 100, ठीक है। और फिर जैसा जैसा बोलता है कि 10% सबसे पहले डिस्काउंट है तो डिस्काउंट निकाल दो, फिर लॉस बोल रहा है लॉस निकालो।
देखो सपोज जो शर्ट है उसकी अनडिस्काउंटेड प्राइस जो है, अनडिस्काउंटेड प्राइस जो है वो कितनी है, 100 रुपीज है। ठीक है, अब जो शर्ट है उसपे सबसे पहले 10% डिस्काउंट होता है खरीदने से, तो 100 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। 10% का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब उसको कितने में मिलेगा, 90 रुपीज में। ठीक है ना, उसको कितने रुपीज में मिलेगी, 90 रुपीज में वो शर्ट मिल जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि जो सोल्ड की है फ्रेंड को शर्ट, उसने 10% लॉस पे किया। किसका 10% लॉस, 90 का 10%। 90 का 10% कितना होता है, 9। 9 रुपीज लॉस लेके उसने फ्रेंड को शर्ट दे दी। तो फ्रेंड ने कितने में शर्ट खरीदी, 90 माइनस 9 रुपीज, यही तो आएगा, बताओ। अरे इस वाले फ्रेंड ने कितना लॉस लिया अपने ऊपर, 10% का लॉस ले लिया। तो 10% का लॉस ले लिया मतलब 9 रुपए कम में दूसरे फ्रेंड को बेच दी। तो दूसरे फ्रेंड को कितने में मिलेगी वो शर्ट, 81 रुपीज में। 81 रुपीज में जो फ्रेंड है उसको ये वाली शर्ट मिल जाएगी। ठीक है, यानी 81 रुपीज वो फ्रेंड उसको दे देगा तो उसको शर्ट मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रेंड ने एक्चुअली में दिए कितने उसको, 7 to 9 रुपीज दिए, और अपने अकॉर्डिंग कितने रुपीज दिए, 81 रुपीज। मैंने तुम्हें बताया था इस तरह से सिचुएशन आ जाए तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको ऊपर लिखो, 7 to 9, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए उसने, और अपने अकॉर्डिंग कितनी है, 81। ठीक है, और पूछा क्या है उसने, अनडिस्काउंटेड प्राइस कितनी है, अनडिस्काउंटेड कितनी मान के चले थे, 100 रुपीज। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। ठीक है, तो कैलकुलेट करो उसको कितना आता है, 729/81 × 100, 900 आती है। ठीक है ना, ये 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा अपने पास, 900 रुपीज। ये उसकी अनडिस्काउंटेड प्राइस है सर। ठीक है, अब मैंने 100 लिया है, जरूरी तो 100 लो, 1000 लेके भी कर सकते हो, तभी सेम आंसर है। 1000 पे 10% डिस्काउंट निकालोगे, फिर जो रुपीज आएंगे उस पर 10% लॉस निकालोगे। ठीक है ना, फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो अपने अकॉर्डिंग जो रुपीज आएंगे वो नीचे, और मल्टीप्लाई फिर 100 से नहीं करोगे, फिर किससे करोगे, अगर 1000 माना है तो 1000। ठीक है, इसी से भी कर दोगे, आंसर हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा, 900। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्लास लंबी लेंगे आज आप। A person sells, a person sells two objects, two objects at rupees 1035 each. On the first object, on the first object, he suffers a loss. He suffers a loss of 10%, while on the second, while on the second, he gains, he gains 15%. What is the net loss gain percentage? What is the net loss gain percentage? Option A, 5% gain. Option B,
less than 1% gain. Option C, less than 1% loss. Option D, no loss, no gain. दो ऑब्जेक्ट है उनको सेम प्राइस पे बेचा है 1035। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लॉस है 10% का और सेकंड ऑब्जेक्ट पे प्रॉफिट है, गेन का प्रॉफिट है 15% का। तो बोल रहा है कि नेट लॉस या नेट गेन परसेंटेज कितना होगा। एक पे लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है। नेट बताना है, नॉट नेट पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या आएगा? लॉस ग्रेटर देन आएगा। ऑप्शन में तो लेस देन ही है। ऑप्शन में तो लेस देन ही है, चेक कर लेंगे गलत है या सही है। सबके ग्रेटर देन आ रहे हैं क्या? चाहे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, दो चीजें तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। एक तो टोटल एसपी निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, और क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस तो दे ही रखा है, निकालोगे क्या? दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें 1035 है। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है दोनों, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का भी और सेकंड ऑब्जेक्ट का भी। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हाँ, लेस देन 2.4, मतलब ग्रेटर देन 1%। चेक करते हैं। देखो एसपी नहीं निकालना क्योंकि एसपी तो दे रखा है इसमें 1035 ईच। सीपी निकालना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी कॉस्ट प्राइस एक्स है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी? वाई। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है ना उसको इसने 10% लॉस पे बेचा है। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो उसने किस पे बेचा है? 10% लॉस पे बेचा है। ठीक है ना, 10% लॉस है किस चीज का? किसके 10% लॉस पे बेचा है? 1035 तो सेलिंग प्राइस है उसकी, एक्चुअली बता रहा है कि 1035 में बेचा है। ठीक है, लेकिन 1035 बेचने के लिए उसने कंडीशन क्या दी है कि उसने जो है 10% लॉस पे बेचा है, तब उसको 1035 में बेचना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 10% लॉस है वो होगा किस पे?
एक्स पे होगा। हमेशा लॉस होता है या परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट जो भी होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है ना जिसपे उसको 10% लॉस हो रहा है, वो 10% लॉस वो किस चीज पे रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि अब 10% का लॉस हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, मतलब 10% लॉस पे वो बेच रहा है। वो बेच कितने में रहा है एक्चुअली, वो कॉस्ट प्राइस के 90% में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस मान लो उसने 100 रुपये खर्च करके उसने कोई चीज जो है खरीद ली, अब बेच कितने में रहा है उसको 10% लॉस पे, एक्चुअली में कितने में बेच रहा होगा, 90 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट प्राइस है एक्स, उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सेलिंग प्राइस जो है उसकी वो एक्चुअली में है क्या, 90% ऑफ एक्स। यही तो होगा, बताओ एक्स का 90% होगा, उतने प्राइस में तो उसने क्या किया, उसको सेल किया है, इसी वजह से उसको क्या हुआ, 10% लॉस हुआ है। आगे क्या बात, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तुमने 100 रुपीज में खरीदा, तो 100 रुपीज में खरीदा, वो उसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, मतलब वो एक्स हो गया। अब उसको 10% लॉस पे तुम्हें क्या करना है, बेचना है, 10% लॉस पे बेचना है। ठीक है, तो तुम उस 100 का कितना परसेंट अमाउंट दोगे बेचने के लिए, 90%। अरे 90 में तो बेच रहे हो, तो 100 का कितना हो गया, वो 90% नहीं हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x का जो 90% होगा वही उसकी क्या होगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड के लिए लिखूंगा, तो सेकंड पे उसको क्या हो रहा है बताओ, प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि y का कितना, 115%, 115% ऑफ y वो उसकी क्या होगी एक्चुअली, सेकंड ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, 90% ऑफ एक्स। और सेलिंग प्राइस इसने दे रखी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कितनी है, 1035 इज इक्वल टू 90/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू 1035 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। अब सिमिलरली देखो सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 115% ऑफ वाई, क्योंकि 15% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस सेकंड ऑब्जेक्ट की कितनी है, वाई, तो वाई का 115% होगा उसकी सेकंड ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस सेकंड ऑब्जेक्ट की भी उसने सेम दे रखी है 1035 के बराबर है, इज इक्वल टू 115/100 इंटू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 1035 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115। ठीक है, तो यहाँ से ये y आएगा अपने पास, और यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, x की। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे x और y की, और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो अपने पास टोटल क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और इसी तरह से टोटल सेलिंग प्राइस देखोगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आएगी देखो, तो दे ही रखी है इसने 1035 प्लस 1035 0702 2070 आएगी सेलिंग प्राइस। ये कितना कितना आएगा बताओ एक्स की वैल्यू, जब एक्स कैलकुलेट कर लोगे ना यहाँ से 1150 आएगी, और वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 900 आएगी। ठीक है ना, और जब एक्स प्लस वाई करोगे तो यानी दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ दोगे इनको, एक्स प्लस वाई 1150 और 900 052। ये जो अमाउंट आ रहा है ना ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस है, और ये जो आ रहा है अपने पास ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब एक बार देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये तो होता है। अब प्रॉफिट होगा कितना वो निकाल लेते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट।
एस पी माइनस सी पी करोगे डिवाइडेड बाय सी पी करोगे इंटू 100, ये आएगा 2000 बटे 2050, 2000 बटे 2050, ठीक है ना। इसका डिवाइड करोगे ना तो वैल्यू दिख रहा है साफ साफ लेस देन 1 ही आएगी। ऊपर जो अमाउंट है वो छोटा है, नीचे वाला अमाउंट है बड़ा है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से तो कम आएगी, ठीक है। इसका मतलब जो गेन होगा वो क्या होगा, 1% से कम, लेस देन 1%, ऑप्शन बी है। गेन आएगा लेस देन 1%। इस चैप्टर के क्वेश्चन काफी है, ठीक है। इस तरह के मैंने प्रीवियस ईयर बता दी, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तुम्हें तो बस सिंपल जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, परसेंटेज गेन कैसे निकालना है, ठीक है। बेसिक पता होना चाहिए अपने आप को। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा 10 15 मिनट। बिल्कुल। चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, पेपर भी होता है। जैसे कोई भी सर्किल है और उसके अंदर एक्स का एंगल पूछ लेता है, स्क्वायर बना देता है, ठीक है, नेट एंगल एंगल होना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो बेसिक बात है वो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो parallel lines and the transversal transversal देखो जैसे कोई भी पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, और इस तरह से जो है कोई ट्रांसवर्स लाइन है इस तरह से जा रही है, जैसे एक्स और वाई तो क्या है, तो पैरेलल लाइन है, और ये जो जेड है वो कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो कुछ एंगल्स बनते हैं इनमें, जो एंगल्स मैंने तुम्हें दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, इन एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या रिलेशन होते हैं, देखो एक तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। कहने का मतलब जैसे ये एंगल 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 5, ठीक है। ये एंगल 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 7। ये 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 6। ये 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 8। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो तो एंगल
1 equal to angle 5, angle 3 equal to angle 7, angle 2 equal to angle 6, and angle 4 equal to angle 8. ठीक है, एक होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब ये वाला एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल, और ये जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ठीक है ना, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल, इसके बराबर एंगल तो क्या होगा, 3 के बराबर एंगल 6, और एंगल 4 के बराबर एंगल कौन सा होगा, 5। सिमिलरली आउटर वाले देखोगे तो एंगल 1 के इक्वल तो कौन सा आएगा, 8, और एंगल 2 के इक्वल कौन सा एंगल आएगा, 7। ठीक है ना, तो इसमें तो क्या लिखोगे, 3 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 5, और सिमिलरली एक्सटीरियर वाले लिख लोगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या होगा, ये जो एंगल 1 होगा ना ये किसके इक्वल होगा, 4 के, और ये जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, 3 के। सिमिलरली यहाँ एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल, और जो एंगल 6 है वो किसके इक्वल होगा, 7। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि दोनों जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना, अगर इस तरह से दे दिया कुछ, इस तरह से ये, तब कोई भी कंडीशन ये वाली नहीं लगेगी। दोनों जो एक्स और वाई जो लाइन है वो कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, सबको पता होगा। आइसोस्सेलेस ट्रायंगल मतलब समद्वि बाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो दो साइड इक्वल होती है, इसका मतलब ये भी है कि उन साइड्स के जो सामने वाले एंगल्स है ना वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों में आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो, इसमें तीनों ही क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड इक्वल इक्वल होगी, और तीनों जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन ये सब पता है। ये बात पता है या नहीं, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है ना, उसमें ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। जैसे कोई ये ट्रायंगल है, तो कोई भी दो साइड ले लो तुम, ये और ये साइड, ठीक है, और दोनों साइड को क्या करो, ऐड कर दो। तो दोनों साइड को ऐड करने से जो टोटल आएगा ना वो हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरी साइड से बड़ा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड होंगे, उन दोनों साइड का जो टोटल होगा वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये जनरल बातें, इनको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब देखो,
कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से ABC, ठीक है, और ये B और C जो है इसका मिड पॉइंट मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है, इसको मैं बोल देता हूँ F, ठीक है। A से मैं लाइन खींचता हूँ कहाँ पर, F की तरफ, AF लाइन। सिमिलरली A और C जो है इसका मिडिल पॉइंट मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है, पॉइंट E है, और B से एक लाइन डालता हूँ E की तरफ, इस तरह से, और सिमिलरली AB जो है इसका मिडिल पॉइंट मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है, D, और C से एक लाइन डालता हूँ D की तरफ। तो ये जो AF और CD और BE जो होंगी इनको अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं या मीडियन, ठीक है। तो मीडियन लिख लो MEDIAN। वैसे सब जनरल बातें सबको पता होगी लेकिन लिख सकते हो। A median of a triangle is a line segment, is a line segment from one vertex, from one vertex to the midpoint on the opposite side, midpoint on the opposite side, opposite side of the triangle, of the triangle, ठीक है ना। वर्टेक्स का मतलब समझिए, वर्टेक्स है ये जो पॉइंट A है, पॉइंट B है, जो पॉइंट C है, इसको वर्टेक्स बोला है, ABC पॉइंट्स। तो यहाँ पे मीडियन क्या क्या हो जाएंगी, AF, BE और CD, ठीक है, ये तीन क्या होंगे, मीडियन। अच्छा ये एंगल 90 का होगा क्या बताओ, नाइन्टी का होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ, ये वाला एंगल 90 का होगा या नहीं होगा, होगा। ए से मैंने जो लाइन डाली है AF BC के ऊपर, तो एंगल जो होगा वो 90 होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा? अच्छा अब बताओ एक बार, ये कोई ट्रायंगल है, इसमें मुझे मीडियन बनानी है, मीडियन बनानी है इसमें मुझे, है ना। कैसे बनाऊंगा, ए पॉइंट से लाइन खींचूंगा, कहाँ खींचूंगा लाइन, बी और सी के मिड पॉइंट पर खींचूंगा। तो बी और सी का मिड पॉइंट कहाँ आएगा बताओ, यहाँ कहीं आएगा, इस तरह से लाइन आएगी। अब बताओ 99 का नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जब ये मीडियन बना रहे हो ना तो ये 90 के एंगल से नहीं आएगी, आ सकती है कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें 90 के एंगल पे भी आ जाए, ठीक है ना। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसमें हो सकता है 90 पे आ जाए, ठीक है। उस वाले ट्रायंगल में देखो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा ना कभी भी 90 डिग्री का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए उसमें हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन परपेंडिकुलर नहीं डाल रहे, परपेंडिकुलर डालते हैं अगर तो 90 पे आता, परपेंडिकुलर थोड़ी डाल रहे हैं हम, तो उसके मिड पॉइंट से मिला रहे हैं उसको वर्टेक्स, ठीक है ना। ओके अब देखो, ये जो ओ पॉइंट है ना जहाँ पे तीनों लाइंस मिल रही है, ये वाला पॉइंट O, इस पॉइंट O को बोलते हैं सेंट्रोइड,
पॉइंट ओ को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। if two sides of an if two sides of an isosceles triangle are 9 centimeter and 25 centimeter respectively, what would be the length of what would be the length of third side third side options 9 centimeter, 25 centimeter, 34 centimeter, under root 25 square minus 9 square centimeter। ये बोल रहा है कोई आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड दे रखी है 9 और 25, थर्ड साइड 25। अभी बताया था मैंने जो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना, उसी को अपन बोलेंगे आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। अब जो इसमें दो साइड हमें दी है ना वो तो आपस में इक्वल है, एक तो 9 है और एक 25 है, इसका मतलब जो थर्ड साइड होगी वो या तो क्या होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर या क्या होनी चाहिए 25 होनी चाहिए, तभी बनेगा आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब या तो ऑप्शन क्या आएगा अपने पास, ए आएगा, या तो ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा, सी और डी तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो एक बात और बताइए कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें कोई भी दो साइड्स है, उन दो साइड्स का जो टोटल होता है हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है ज्यादा होता है। तो अगर मैं सपोज 9 सेंटीमीटर ले लेता हूँ जो थर्ड साइड है, तो अगर 9 और 9 का टोटल करूंगा, ये वाली 9 और ये वाली 9 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड कर दूं अगर 18 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन थर्ड साइड कितनी है 25 है, 18 सेंटीमीटर 25 से ज्यादा नहीं है, होना ज्यादा चाहिए था, इस वजह से 9 सेंटीमीटर तो नहीं आया, तो आएगा क्या चाहिए 25 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो ट्रायंगल की वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ओके, बाकी आज के लिए ठीक है, आगे की बात नेक्स्ट